अंकल साजिद का मेरी माँ से क्या रिश्ता था मुझे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं थी। बस वो आते और मेरी माँ उन्हें कमरे में लेकर जाती और फिर वो सारी रात अम्मी के कमरे में ही रहते और सुबह सवेरे निकल जाते। शायद इसलिए मुझे उनका आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जब हमारे घर आते तो मुझे अकेले दूसरे कमरे में सोना पड़ता था और मुझे अकेले सोते हुए खौफ आता था। और मेरी माँ तो बस अंकल साजिद के साथ कमरे में बंद हो जाती थी। ऐसे ही एक रात थी जब मुझे अम्मा की आवाज़ आई। वो अंकल साजिद को बोल रही थी कि जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर मैं खौफ ज़्यादा हो गई, यानी कि आज फिर अंकल साजिद आने वाले थे और आज फिर मुझे अकेले सोना था। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं बेड के नीचे छुप जाती हूँ और बेड के नीचे ही सो जाती हूँ। मेरी माँ और अंकल साजिद को पता ही नहीं चलेगा कि कमरे में मैं मौजूद हूँ। अम्मी का जो बेड था वो थोड़ा ऊंचा था, इस वजह से मेरे लिए नीचे छुपने की अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद थी। जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती और अम्मी मुझे मारने की कोशिश करती तो मैं इसी बेड के नीचे छुप जाती और घंटों छुपी रहती और अम्मी को नजर ना आती। इसलिए मुझे काफी इत्मीनान था कि अगर मैं बेड के नीचे सो जाऊंगी तो अम्मी को सुबह तक पता नहीं चलेगा। वो यही समझती रहेगी कि मैं दूसरे कमरे में सो रही हूँ। अम्मी मुझे दूसरे कमरे में लेकर आई और मुझे सोने का कहा। मैं सोने की अदाकारी करते हुए आंखें बंद करने लगी। अम्मी को जब तसल्ली हो गई कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे से बाहर निकल गई और मैंने देखा कि वो घर के अंदर दाखिली दरवाजे के पास खड़ी थी। शायद अंकल साजिद का इंतजार कर रही थी। मैं जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर अम्मी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि जब भी अंकल साजिद घर आएंगे तो मैं बेड के नीचे छुप जाया करूंगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अंकल साजिद और मेरी अम्मी हंसी के कमरे के फजा में गूंज थी। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानंद इस वक्त दौड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल सीने से फिसला तो बाहर आ जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा बंद हुआ और उन दोनों की बातों की आवाजें मुझे सुनाई दी। वो क्या बातें कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। हल्की सी सरगोशी थी। मेरी माँ की चूड़ियों की खनक मुझे सुनाई दे रही थी और अंकल साजिद की सांसों की आवाज आ रही थी। अब उनके माबैन मुकम्मल खामोशी थी। ना जाने वो क्या कर रहे थे। मैं सोच में पड़ी थी। मैं यहाँ सोने के लिए छुपी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी तक कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे तो जैसे सोने लगा कि इतनी खामोशी क्यों हो गई। वो लोग अगर बातें नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा सर ऊपर उठा के बेड की दूसरी जानब से देखती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। बहुत हिम्मत की मैं बेड के उस कोने पर गई जहाँ मुझे अंदाजा था कि वो दोनों मुझे नहीं देख सकते। मैंने थोड़ा सा सर ऊंचा करके उनको देखना चाहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे थे शायद गलत ही कर रहे थे। मेरे छोटे से दिमाग में ये बात सबसे पहले आई थी। मैं एक बार फिर से बेड के नीचे छुप गई, लेकिन अजीब सी कशिश थी जो मुझे इस मंजर में महसूस हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस मंजर को दोबारा देखूं और दोबारा से सर उठा के अपने अम्मी और अंकल साजिद को देखना चाहा, जो इस वक्त गैर हालत में मौजूद थे कि जज्बस के मारे मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक बार फिर से उनको देखने की कोशिश की तो देखती रह गई। वो सामने का मंजर जो था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अजीब सी लज्जत जरूर दे रहा था। वो आपस में क्या कर रहे थे ये मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जो कर रहे थे वो देखकर मुझे लज्जत महसूस हो रही थी। शायद मेरी उम्र ऐसी थी कि मेरे अंदर हार्मोन्स की तब्दीली वाक़या हो रही थी, इसलिए मुझे सब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट ऑफ हो गई और उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। सिर्फ बेड के बार बार हिलने की आवाज़ें आ रही थी और जब तक मैं जागती रही मुझे बेड के हिलने की आवाज़ सुनाई देती रही। और फिर 10 साल की तो थी मैं, नींद के होश में चली गई। सुबह मेरी आँख खुली। अम्मी ने पूरे घर में मेरी तलाशी करती हुई चीखती जा रही थी और मैंने नहीं मिली। यकीनन उन्होंने मेरे कमरे में झांका था और वहाँ नहीं मिली, इसलिए वो परेशान होकर मेरा नाम जोर जोर से पुकार रही थी। मैं भी चलाकी से फिरती से काम लेते हुए तेजी से बेड के नीचे से निकली और देखा कि अम्मी की पुश्त मेरी तरफ थी और मैं फौरन अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मी ने फिर मुझे पुकारा और ढूंढने की कोशिश की तो मैं उनके सामने आ गई और उनसे कहा मैं वॉशरूम में थी। अम्मी ने कहा मैं तुम्हें वॉशरूम में ढूंढा था, तुम तो वहाँ पर नहीं थी, मुझसे झूठ क्यों बोलती हो। यार जैसे तैसे मैं उनको यकीन दिलाया। मैं छोटी सी उम्र में ही झूठ बोलने में माहिर हो चुकी थी। असल में अम्मी से मुझे इस कदर खौफ आता था कि उनका गुस्सा बहुत तेज था, इसकी वजह से उनको मार से बचाने के लिए मैं झूठ बोलती रहती थी और अब इस काम में मुझे महारत हासिल हो गई थी। फिर 2-3 दिन तक अंकल साजिद घर नहीं आए तो मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। मुझे लाशूरी तौर पर इनका इंतजार होने लगा। शायद मेरा दिल इस मंजर को दोबारा से देखने को कर रहा था
जो इस रात मैंने चुप कर देखा था। ये वही अंकल साजिद थे ना, जिनको यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज पहली बार मुझे शिद्दत से इंतजार कर रहा था। फिर अचानक से वो आए तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे छोटे से दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, और मैंने सोचा कि आज रात मैं बेड के नीचे नहीं छुपूंगी, बल्कि पर्दे के पीछे छुपकर सारा मंजर देखूंगी। और मैंने ऐसे ही किया। मैं उनके कमरे में जाने से पहले मैं पर्दे के पीछे छुप गई। अपनी जगह मैंने तकिया पहले ही रख दिया था और उसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया था। अम्मी ने शायद देखा तो उनको लगा कि मैं सो चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने ज्यादा मुझे नहीं टटोला। यही वजह हो सकती थी कि अंकल साजिद बहुत दिनों के बाद आए थे। अम्मी उनकी खुशी में सरसार थी और उनको मेरा ख्याल नहीं रहा था, और मैं पर्दे के पीछे छुप गई थी। आज भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरा दिल इस मंजर को भी देखने के लिए बेताब था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी माँ और अंकल साजिद के माबैन शैतानी खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था, और मैं पर्दे के पीछे से छुपकर दो पर्दों के बीच एक छोटा सा सुराखनुमा दायरा बनाकर दोनों को देख रही थी, और मेरे जज्बात में उबार पैदा हो रहा था। मैं उनको तब तक देखती रही जब तक कमरे की लाइट ऑफ नहीं हो गई। जैसे ही कमरे की लाइट ऑफ हुई तो बेड का हिलना तेज हो गया, और मैं एकदम से सर बेड के नीचे चली गई और महसूस कर रही थी कि बेड बहुत तेजी से हिल रहा है। मुझे अफसोस हो रहा था कि लाइट ऑफ क्यों हुई थी। काश कुछ देर और ये मंजर देख पाती। मेरी हंसते पहले जैसे और ज्यादा घबराने लगी थी। बेड के हिलने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, और ये आवाजें सुनकर मेरा तो दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी सरसाई मुझे पूरे वजूद में महसूस होने लगी थी। इस दिन तो मुझे नींद आ गई थी, मगर आज तो मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे वक्त पर अपने कमरे में वापस जाना था। अगर मेरी अम्मी सुबह चादर से तकिया हटाकर देख लेती तो मेरी चोरी पकड़ी जा सकती थी। थोड़ी ही देर बाद बड़े जोरों से बेड हिलता रहा, और मैं खामोशी से सांस रोककर ये सब कुछ महसूस करती रही। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि आखिर लाइट बंद करने के बाद ये दोनों ऐसा भी क्या करते हैं कि बेड इतनी तेजी से हिलने लगता है। कुछ ही देर बाद मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो शायद मैं पिछली बार सुन नहीं पाई थी। वो आवाजें ऐसी थी कि सुनकर मेरे वजूद को भी झटका सा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ चुका हो। मेरी अम्मी मुस्कुराई थी। खिलखिला कर उन्होंने शायद अंकल को चूमना शुरू कर दिया था। कहने लगी, वाह साजिद, तुमने इस बार तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि दिन ब दिन हर गुजरते लम्हे के साथ तुम पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते जा रहे हो। मुझे उनकी बातें दो महीने लग रही थी और बहुत कुछ बोल रही थी। बेबाकी से वो अपने अल्फाज बोलते जा रहे थे और मैं उनके जाने वाली बातों को कोसने जा रही थी। कितनी ही देर वो सरगोशियों में बातें करते रहे। मैं कुछ सुनती रही और एक मरतबा फिर बेड हिलना शुरू हो चुका था। जिस तरह वो बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, और मेरी माँ जो कुछ कह रही थी सुनकर मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो हो चुका था कि लाइट बंद करने के बाद इस कमरे में वो दोनों क्या कर रहे थे। मैं इन बच्चों में से बनती जा रही थी जो वक्त से पहले ही जवान होते जाते हैं, और शायद इसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरे घर में मुझे छोटी उम्र से ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा था, जो कि शायद मुझे बालग होने के बाद जानना चाहिए था। मैं एक कच्ची उम्र की ही इस तरह के वाक़यात अपने घर में देखने लगी थी। कुछ देर बाद जब घड़ी पर 2 बजे, साथ ही घड़ी पर अलार्म बजा, तो अंकल साजिद बेड से उतरे और फिर वहां से सीधा वॉशरूम गए। कमरे में अटैच वॉशरूम था। उनके जाने के बाद मेरी माँ कितनी ही देर बेड पर लेटकर गुनगुनाती रही और मुस्कुराती रही। जैसे ही मेरी माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने भी मौका पाकर वहां से अपने कमरे में जाने का फैसला किया। दोबारा इस कमरे में क्या हुआ मैं देखने की हिम्मत ही ना कर पाई। सारी रात वो आवाजें मेरे कानों में गूंजती रही और मैं कुछ याद करके अपने वजूद में एक सरसारी से महसूस कर रही थी जो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। हैरत की बात तो ये थी कि आज सुबह सुबह अंकल साजिद हमारे घर में ही मौजूद थे। मेरी माँ ने जब मुझे उठाया और मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो मेरी माँ बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। उनके गीले बाल उनके कंधों पर फैले हुए थे। अंकल साजिद सामने ही कुर्सी पर बैठे थे। शायद ये जिंदगी में पहली मर्तबा था कि जब अंकल साजिद को मुस्कुरा कर देख रही थी। कल रात उन्होंने मेरी माँ के साथ जो कुछ किया था मुझे सब कुछ याद आ रहा था, और याद करके जरा भी गुस्सा नहीं आया था, बल्कि अच्छा महसूस हो रहा था। अंकल साजिद ने मुझे देखा तो अगले ही पल वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। अपनी टांगों को खोल दिया और मुझे कहने लगे, गुड़िया मेरे पास आओ, कैसी हो? रात को ठीक नींद नहीं आई और मैं मुस्कुराकर मासूम बच्ची बन गई। उनके पास चली गई। वो मुझे उठाकर गोद में बिठा चुके थे और फिर देखते ही देखते उनका हाथ मेरे पूरे वजूद पर गर्दिश करने लगा। मेरी माँ उस वक्त बगैर दुपट्टे के ही मौजूद थी और किचन से बाहर डाइनिंग हॉल में नाश्ता लगा रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आंखों में एक चमक थी और मैं भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ ने आकर मेरे सर पर प्यार किया, जबकि उसके साथ ही अंकल साजिद ने मेरे गाल पर अपने लब रख दिए और वो मुझे मुसलसल चूमने लगे थे।
अपनी गोद में बिठाकर मजीद जोर से अपने साथ लगा लिया था और चूम कर कह रहे थे, सुनील तुम्हारी बेटी से मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही है, ये तो बिल्कुल तुम जैसी है, बेहद हसीन और मीठी सी, बिल्कुल तुम जैसी। अंकल जुवेद ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया, उनके हाथ मेरी रानों पर और मेरी कमर पर दौड़ रहे थे, जबकि मेरी माँ हंस पड़ी। हंसते हुए मेरी माँ ने आकर मुझे अंकल साजिद की गोद से उतारा, कहने लगी कि बच्ची है, क्या कर रहे हो, कुछ तो लिहाज करो। इतना कहकर अंकल साजिद हंस पड़े और मुझे मजबूरन अम्मा की जबरदस्ती उतारने पर, वरना ना जाने क्यों मगर मुझे इनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा था। नाश्ता करने के बाद जब अंकल जाने लगे तो उन्होंने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रखा, जबकि मेरी माँ को 5000 का नोट दिया। कहने लगे, ये रख लो, इस्तेमाल कर लेना। और मेरी माँ खुशी खुशी इन पैसों को मुट्ठी में दबा चुकी थी। मैं भी 1000 रुपये मिल जाने पर खुश थी। मगर अब यही पल मेरी माँ ने अंकल साजिद के जाने के बाद वो नोट मुझसे छीन लिया। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं क्या करती। मेरे वालिद को तो मैंने बस तस्वीरों में देखा था, 2-4 मरतबा बस वीडियो कॉल पर ही उनसे बात हुई थी, फिर उनकी शक्ल तस्वीरों में ही देखी। और अब तो मेरी माँ ने इनकी तस्वीरें भी दीवारों से हटाकर स्टोर रूम में रख दी थी। अब्बा की तो कोई चाहत ही मेरे दिल में मौजूद नहीं थी। अगर कॉल करते भी तो सिर्फ अम्मा से ही बात करते। मुझसे अगर वो बात करने का कह भी देते तो मैं इनकार कर देती, वहाँ से चली जाती। शुरू में जब मैं अब्बा से बात करते हुए इनकार करती और रोने लगती तो माँ मुझे यही कहती, अरे पागल, तुम्हारी वजह से ही तो तुम्हारे अब्बा इतने दूर गए हैं, ताकि अच्छा कमा सके, तुम्हारे लिए खिलौने ला सके, और तुम इनसे बात ही नहीं करती। मैं भी रोते हुए अब्बा से बात कर लिया करती थी, पर अंकल साजिद भी वहीं पर जाया करते और अब्बा जान से कहते कि तुम मेरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से उठा रहे हो ना। तो अंकल साजिद कहते कि हाँ, फिक्र मत करो, भाभी मुझे जो कहती हैं उनकी बात पूरी करने से पहले ही मान लेता हूँ। इस बात पर अम्मा को कमर पर चुटकी भी काट दिया करते थे। इस वक्त तो ये सब कुछ मुझे खेल सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी और मैं समझदार होने लगी, स्कूल में जब सहेलियां बनाने लगी, उनसे बात करती, वो मुझे अपने घर के बारे में बताती और मैं अपने घर के बारे में बताती कि घर में मेरी अम्मा है और अंकल साजिद हैं जो अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। तो मेरी सहेलियों का सबसे पहले सवाल यही होता था कि अंकल साजिद कौन है, तुम्हारे चाचू हैं या मामू या फिर ताया। आज तक कोई रिश्ता अंकल साजिद का मुझे बताया ही नहीं गया था। कम से कम वो ना ही मेरे मामू थे और ना चाचू। वो तो मेरी अम्मी के साथ जिस तरह का तल्लक रखते थे, मैं किसी को बता नहीं सकती थी। धीरे धीरे मुझे अपने घर का माहौल और अपनी अम्मी की आदत बुरी लगने लगी, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी माँ को बोल नहीं सकती थी। आप जो कर रही हैं वो गलत है, ऐसा करना बंद कर दे। मेरी उम्र अब 14 बरस हो चुकी थी और उस वक्त से पहले ही मैं जवान होने लगी थी। मेरी माँ एक सेहतमंद औरत थी और यही वजह थी कि उसकी उम्र में मेरे जिस्म पर भी गोश्त चढ़ने लगा था। मैं अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। जब भी घर से जाने लगती तो मेरी माँ मुझे एक बड़ी सी चादर दे दिया करती। कभी कभार तो गाली देकर ये भी कह देती कि मोटी होती जा रही है तो तेरे जिस्म के उबार साफ दिखाई देने लगे हैं, खट्टी चीजें कम खाया कर, बिला वजह लोगों की नजरों में आ रही है। तो अंकल साजिद जब घर आए तो दुपट्टा करके बाहर आया कर, ऐसे ही बाहर निकल आती है। मैंने अम्मा की सारी बातें सुन ली और उन पर अमल भी किया। अंकल साजिद अब भी आते थे और अभी भी कमरे में बंद होकर मेरी माँ के साथ वक्त गुजारते थे। कभी कभार जज्बात के हाथों में मजबूर हो जाती या फिर कमरे में क्या चल रहा है ये देखने को जी चाहता तो मैं दरवाजे से कान लगा लिया करती। अंदर से आने वाली आवाजें मुझे साफ सुनाई दिया करती थी और जैसे ही मुझे लगता कि कमरे से बाहर आने लगा है तो मैं झट से हटकर अपने कमरे में आ जाती। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी अंकल साजिद की नजर अब मुझ पर भी पड़ने लगी थी। वो मुझे गलत नजरों से देखने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अम्मा को देखा करते थे। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक रोज मैंने सोचा कि ये सब कुछ तभी ठीक हो सकता है अगर अब्बा वापस आ जाए। इतने साल गुजर चुके हैं, वो दुबई में है, अगर पाकिस्तान आ जाए तो हो सकता है मेरी माँ भी सुधर जाए और वो भी सारी जरूरत अब्बा ही पूरी करने लगे जो अंकल साजिद करते आ रहे हैं। मेरा तो मन अब माँ से भी बढ़ने लगा था। एक नफरत सी थी जो मेरे दिल में उनके लिए आने लगी थी। एक रोज मेरी माँ बिला वजह ही मुझे डांटने लगी और मुझे मारने तक आ गई। तो मैंने गुस्से से कहा, अब्बा को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। मेरी अम्मी चिट्ठियाँ पकड़ कर बोली, क्या बताएगी अब्बा को, क्या बताएगी, जल्दी बता। माँ धमकियाँ देती। मैं उसके कदर गुस्से में थी कि गुस्से में कहने लगी, हाँ सब कुछ बताऊंगी, जो कुछ आप अंदर कमरे में अंकल साजिद के साथ करती हैं मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। एक लफ्ज अब्बा को बताऊंगी ताकि वो पाकिस्तान वापस आ जाए और इस अंकल के साथ सबक सिखाएं। इतना सुनना था कि मेरी माँ ने मुझे मार मार कर लहू लहान कर दिया। मेरे पास जो एकत्रित मोबाइल मौजूद था वो भी मुझसे लेकर तोड़ दिया। कहने लगी कि तेरा बाप तो है ही ना मत, क्या क्या उसने आज तक मेरे लिए सारी जिंदगी दूसरे मुल्क गुजार दी, वहाँ पर खुद
इन गोरी मीमों के साथ रात रंगीन करता फिरता है, और मेरे जज्बात का क्या। इसलिए शादी की थी कि 2 हफ्ते साथ गुजार कर और फिर दूसरे मुल्क चला गया, और मैं तरसती रहूं। उसने खुद ही अपने दोस्त को सारी जिम्मेदारी दी थी, तो अब वो जिम्मेदारियां निभा रहा है। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मेरी माँ मुझे बेहद बातें सुनाकर वहां से चली गई। शायद ही किसी माँ ने अपनी बेटी से इस तरह की बातें की हों, जिस तरह की बातें मेरी माँ मुझसे कर गई थी। मैंने अपनी माँ से बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, बस इसी इंतजार में थी कि किसी तरह अब्बा से मेरा राब्ता हो जाए और मैं अब्बा को इस बारे में आगाह कर दूं कि उस रोज मेरी माँ बाजार से सौदा लेने गई हुई थी और मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मुझे क्या खबर थी कि अंकल साजिद के पास भी इस घर की फालतू चाबी मौजूद है। वो बहुत देर तक दस्तक देते रहे। मैं जानती थी कि अंकल साजिद ही होंगे, लेकिन जब दरवाजा ना खुला, दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर वो अंदर आ चुके थे। मैं जो अपने ही ध्यान में किचन में काम कर रही थी, एकदम से अंकल साजिद को वहां पर देखकर घबरा गई। मुझसे कहने लगे, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मैंने सख्त लहजे में कहा कि बाजार गई हैं सामान लेने, और आप बगैर इजाजत घर में दाखिल क्यों हो गए? जाओ यहाँ से। लेकिन अगले ही पल बजाय दूर होने के अपने होंठों पर जबान फेरने लगे। कहने लगे, अच्छा क्या हो गया? अगर माँ नहीं है तो बेटी सही। जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं बेटी से ही दिल बहला लेता हूँ। इतना कहकर वो मेरे करीब आने लगे, और अगले ही पल काबिल एतराज हद तक वो मेरे करीब आ चुके थे। मेरे बदन को नोचने लगे, अपने सख्त हाथों से मेरे नरम जिस्म को बड़ी बेदर्दी से खींच रहे थे। जब मुझे कुछ समझ न आया, मैंने पास पड़ा गुलदान उठाकर अंकल साजिद के सर पर मारा, जिसकी वजह से वो बेहद होश हो गए। मैं मारे खौफ के चलाने लगी और किचन के कोने में जाकर बैठ गई। अंकल साजिद इतनी देर फर्श पर पड़े रहे और फिर मर गए। मैं इस कदर घबराई कि वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो घर में पुलिस आई हुई थी, तफ्तीश की जा रही थी। चीखने चलाने की आवाज़ें शायद कोई पड़ोसी सुन चुका था। मेरे वालिद को इतला कर दी गई थी, और मेरे वालिद भी, जो कई सालों से दुबई में थे, वो वहाँ पर दूसरी शादी कर रखी थी। मजबूरन पाकिस्तान वापस आए। मेरी माँ ने जब अपने आशा को इस हालत में देखा तो वो पागल हो गई, रोने पीटने लगी, चीखने लगी, यहाँ तक कि मुझे मारने को भी आई कि तेरी वजह से साजिद मर गया। जबकि मैंने रोते रोते पुलिस को भी बताया कि ये शख्स मेरी इज्जत पर हमला करने वाला था, और मैंने खुद को बचाते हुए इसके सर पर गुलदान दे मारा। मेरे वाला भी बाहर से आ चुके थे, इनके पास पैसा था, मैं उनकी बेटी थी, और मुझे जैसे तैसे वो इस केस से आज़ाद करवा चुके थे। जबकि मेरी माँ को जब होश आई तो वो शर्मिंदा हो गई, मेरे बाप से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी और घर से भी निकाल दिया। वो घर मेरे नाम कर दिया। उन्होंने एक अमीर शख्स से मेरी शादी करवा दी। मुझे साथ तो नहीं ले जा सकते थे, अलबत्ता मुझे महाना इतने पैसे भेजने लगे जिससे मैं यहीं रहकर गुजारा कर सकूं। जबकि मेरी माँ तो सारी जिंदगी गुनाह करने के बाद आखिर में जिस तरह मरी, खुदा ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरी शादी 19 साल की उम्र में ही मेरे अब्बा ने खानदान के एक लड़के से करवा दी थी। अब मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में पुरसुकून हूँ। हाँ, लोग आज भी मुझे मेरी माँ के नाम से अक्सर ताने देते हैं। ये थी नाज़रीन हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।